हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया। वेलकम टू लर्नर्स हब। जैसे कि हम साइंस सीरीज़ में वन बाय वन सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, इसी कड़ी में आज का हमारा टॉपिक है तंतु से वस्त्र तक। जानेंगे कि कैसे तंतु से अर्थात रेशों से वस्त्र का निर्माण होता है, क्या प्रक्रिया होती है और कैसे इन रेशों को हम प्राप्त करते हैं, क्या स्रोत हैं और इनका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, इसके बारे में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपने अपने वस्त्रों को अगर ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चलता है कि ये वस्त्र धागों से मिलकर बने हैं। और अगर आप इन धागों को भी अगर आप नाखून से खुरचेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें महीन रेशे निकलते हैं, यानी कि ये धागा भी महीन रेशों से मिलकर बना है। तो इस तरह आपका जो वस्त्र है वो महीन रेशों से मिलकर बने धागों से बना हुआ है। यानी पहले रेशे होते हैं जिनसे मिलकर धागा बनता है और धागों से मिलकर वस्त्र तैयार होता है। तो ये एक प्रक्रिया होती है। जानते हैं कि रेशे कौन कौन से होते हैं, अर्थात उनके कौन कौन से प्रकार हैं, जिनमें पहला प्रकार है पादप रेशे। पादप रेशे यानी कि ऐसे रेशे जो हमें पौधे के किसी भाग से मिलते हैं, यानी पौधे के किसी भाग से, जैसे पत्ती से, तने से या फिर बीज से। तो ये पौधे के किसी भी भाग से मिलते हैं, ऐसे रेशे पादप रेशे कहलाते हैं, जिनमें उदाहरण स्वरूप आप देखिए कपास और जूट का उदाहरण। तो कपास यानी कि रुई, ये हमें कपास के पौधे से मिलता है। और वहीं जूट की बात अगर करें तो जूट भी पटसन या सनई के पौधे से मिलता है। दूसरा प्रकार है जांतव रेशे, यानी कि ऐसे रेशे जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जैसे आपको ऊन भेड़ से प्राप्त होता है, तो ये जांतव रेशा है। और वहीं रेशम, तो रेशम भी रेशम कीड़े के कोकून से निकाला जाता है। तो ये जांतव रेशे के उदाहरण हैं। वहीं बात अगर करें संश्लेषित रेशे, तो ये ऐसे रेशे हैं जिन्हें मनुष्य ने कृत्रिम विधियों से तैयार किया है। ये पेट्रोलियम उत्पादों की जटिल रासायनिक प्रक्रिया द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं, इसलिए इन्हें संश्लेषित रेशे कहते हैं। जैसे कि नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर, इनके बारे में हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये संश्लेषित रेशों के कुछ उदाहरण हैं। अब जानते हैं कि ये रेशे किन पौधों से प्राप्त होते हैं और पौधे के किन भागों से प्राप्त होते हैं। जैसे रुई की बात करें, यानी कि कपास, तो ये कपास के पौधे से मिलता है। और पौधे के किस भाग से मिलता है, तो ये कपास के पौधे के बीजों से मिलता है। जूट की अगर बात करें तो ये पटसन या सनई के पौधे से मिलता है और ये तनों से निकाला जाता है। उस पौधे के तनों से जूट के रेशे प्राप्त होते हैं। इसी तरह तीसरा है फ्लैक्स, ये अलसी या तीसी के पौधे से मिलता है, ये भी तनों से निकाला जाता है। वहीं बात करें नारियल जटा, तो ये नारियल के पौधे से और फलों से, नारियल का जो फल होता है उसके ऊपर जो छिलके होते हैं जो हम लोग निकाल देते हैं छीलकर, वो जो जटाएं, वो नारियल जटा उसी को कह रहे हैं। तो ये रेशे नारियल के पौधे से प्राप्त हुआ। तो अब जानते हैं कपास के बारे में कि कपास के रेशे कैसे निकाले जाते हैं कपास के पौधे से, कैसी प्रक्रिया होती है, कैसी जलवायु और कैसा तापमान चाहिए कपास की खेती के लिए, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कपास एक पादप रेशा है, इसके बारे में तो हमने पहले भी चर्चा की, जो कि कपास के बीज से प्राप्त किया जाता है। और भारत में अगर इसकी खेती की बात करें तो प्रमुखता से महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राजस्थान और पंजाब राज्यों में कपास की खेती प्रमुखता से होती है। अब जानते हैं कि कपास की खेती के लिए कैसी मिट्टी उपयुक्त रहती है। तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त रहती है। और जलवायु की बात अगर करें तो इसके लिए उष्ण जलवायु चाहिए, जिसका तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच हो, ये उपयुक्त रहता है। क्योंकि काली मिट्टी में नमी को धारण करने की क्षमता होती है, इसलिए इसमें सामान्य वर्षा ही कपास की खेती के लिए लाभकारी होती है। और बात करें कपास के बीज कब बोए जाते हैं, तो ये वसंत ऋतु के पूर्व खेतों में बोए जाते हैं और लगभग 2 महीने में इसकी झाड़ियाँ तैयार हो जाती हैं और फूल निकलने लगते हैं। फिर कुछ हफ्ते बाद इसके दलपुंज
यानी कि जो पुष्प का बाहरी आवरण होता है हरे रंग का, वो गिर जाता है और नींबू के आकार के हरे फल दिखाई देने लगते हैं। और इस फल के अंदर कपास के 3-4 बीज होते हैं जिन्हें बिनौले कहते हैं, और इन्हीं बिनौले से रेशे सफ़ेद रंग के निकलते हैं। जब ये फल पूरी तरह से पक कर फट जाता है तो ये रेशे दिखाई देने लगते हैं। तो इसे ही कपास गोलक कहते हैं। ये कुछ ऐसा, अगर आप चित्र में देख पा रहे होंगे तो सेकंड नंबर फिगर है, इसमें अगर आप देख पा रहे हैं तो ये ऐसा दिखाई देने लगता है जब वो पूर्ण परिपक्व फल फट जाता है, तो ये रेशे ऊपर दिखाई देने लगता है। तो और इसे कहते हैं कपास गोलक। तो ये कपास गोलक से कपास के बीज को पृथक करने की प्रक्रिया ही कपास ओटना कहलाती है। अब इन कपास गोलकों से कपास को हस्त चयन विधि, यानी आप हाथ से ही निकाल सकते हैं। पहले क्या था, पारंपरिक रूप से तो हाथ से ही इनका चयन कर लिया जाता था, लेकिन आजकल तो मशीनें उपलब्ध हैं, तो ये काम भी मशीनों की सहायता से किया जाता है। तो इस तरह से हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो इसका उपयोग अब कैसे किया जाता है, तो इसका उपयोग रुई के रूप में करते हैं। और रुई का उपयोग और कहाँ, सूती कपड़े, चादर, पर्दे आदि बनाने में किया जाता है। वहीं रुई का उपयोग गद्दा, तकिया, रजाई, इनमें भी रुई भरी जाती है। और कपास से बहुत सारे कागज़ भी बनाए जाते हैं विभिन्न प्रकार के। और कपास का बीज और कहाँ उपयोगी है, तो कपास का जो बीज है उससे तेल भी निकाला जाता है। जूट या पटसन की, तो जूट भी एक पादप रेशा है, जैसे कि हम पहले भी जान चुके हैं। तो जो पटसन के पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में जूट की खेती मुख्यतः पश्चिम बंगाल, असम और बिहार में की जाती है। ये जूट का पौधा आपके सामने है, आप देख सकते हैं। इसके तनों से ही रेशे निकाले जाते हैं। तो कैसी प्रक्रिया होती है, देखिए, पटसन की खेती के लिए मिट्टी जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त रहती है और इसके बीज वर्षा ऋतु में बोए जाते हैं। लगभग 3 महीने बाद इनके पौधों में पुष्प निकलना शुरू हो जाते हैं, और जब इसमें फूल निकल आते हैं, इसी अवस्था में इनको काट लिया जाता है, क्योंकि इस अवस्था में इनके जो तने हैं वो लचीले होते हैं। तो अगर अभी काट लिया जाएगा तो मजबूत रेशे प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि अगर अधिक समय तक इनको नहीं काटा जाता है तो इनके तने मजबूत और दृढ़ हो जाते हैं, फिर उनसे रेशे निकालना कठिन हो जाता है। इसलिए इनको पुष्पन की अवस्था में, यानी जब इनमें फूल निकलते हैं तभी इनको काट लिया जाता है, और फिर इनको बांधकर इनकी पत्तियां और डंडियां साफ करके इनको बंडलों में बांधकर एक ठहरे हुए पानी में, यानी तालाब हो सकता है जहाँ पानी ठहरा हुआ, उसमें डाल देते हैं। गट्ठर में बांध करके उसमें डाल देते हैं, ताकि जो इसके मुलायम भाग हैं वो गलकर साफ हो जाएं, जिससे फिर रेशे आसानी से निकल आते हैं। तो जब इनको कुछ दिनों के लिए उस ठहरे हुए पानी में डाल देते हैं तो इसके मुलायम भाग गलकर सड़ जाते हैं और वो निकल जाते हैं और उनके रेशे दिखाई देने लग जाते हैं। और फिर इन रेशों को डंडे से पीटकर साफ करके निकाल लिया जाता है। तो इस प्रकार जो रेशे प्राप्त होते हैं वो लगभग 6 से 8 फीट लंबे, पीले रंग के चमकदार रेशे प्राप्त हो जाते हैं। अब जूट का रेशा हमने निकाल लिया और इनका उपयोग जानते हैं कि उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो जूट की आप रस्सी, डलिया, बोरा, टाट पट्टी, दरी, ये सब आपने देखा होगा और उपयोग भी किया होगा। आजकल तो जूट से बनी सजावट की अनेक सामग्रियां भी मिलती हैं जिनका हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो रेशों से धागे बनाने की प्रक्रिया क्या है, इसको समझते हैं। तो रेशों से धागा बनाने में रुई का एक पुंज ले लेते हैं और रेशों को खींचकर ऐंठते हैं, जिससे रेशे क्या होते हैं, पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। तो इस प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तो कताई के लिए अब एक सरल युक्ति, जैसे कि जिसे हस्त तकुआ, इसका उपयोग करते हैं, इसे तकली भी कहते हैं। तो इसका उपयोग करते हैं। या हाथ से प्रचलित कताई में चरखा, ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये चरखा है। तो हाथ से प्रचलित कताई में चरखे का उपयोग करते हैं और फिर कताई के बाद इन धागों को रील पर लपेटा जाता है। तो हमने धागे बनाने की प्रक्रिया समझी। अब जानते हैं कि धागे से वस्त्र किस तरह से तैयार होता है। तो इसके लिए बुनाई
और बंधाई, दो प्रक्रियाएं। बुनाई में क्या होता है कि धागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाया जाता है, इस प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप चित्र में देखें तो ये एक चटाई तैयार की जा रही है, जिसमें दो अलग अलग रंग की पट्टियाँ ली गई हैं और उनको आड़ी तिरछी दिशा में सेट करके एक चटाई तैयार की जा रही है। तो ये प्रक्रिया बुनाई कहलाती है। वहीं बात करें, गाँव में सूती वस्त्रों की बुनाई हथकरघा इनके हैंडलूम की सहायता से की जाती है। लेकिन औद्योगिक स्तर पर बात करें तो वस्त्रों की बुनाई विद्युत प्रचलित पावर हैंडलूम द्वारा की जाती है, यानी कि जो बिजली द्वारा चलने वाले पावर हैंडलूम होते हैं उनके द्वारा की जाती है। यह हथकरघा है जो गांव में महिलाएं उपयोग करती हैं सूती वस्त्रों की बुनाई के लिए। वहीं बात करें अगर बंधाई, ये भी एक विशेष प्रकार की बुनाई ही है। जैसे स्वेटर बुना जाता है, आपने देखा होगा घरों में। तो स्वेटर बुनने के लिए क्या करते हैं, अगर आपने फटा हुआ कोई स्वेटर देखा होगा, अगर उससे आप एक धागा पकड़कर खींचेंगे तो पूरा स्वेटर खुल जाता है। तो इससे क्या समझ में आया कि एक ही धागे से पूरा स्वेटर बुना हुआ है। तो एकल धागे से वस्त्र बनाने की जो प्रक्रिया है ये कहलाती है बंधाई। और बंधाई हाथों से भी और मशीनों से भी की जाती है। तो बुनाई और बंधाई इन दोनों प्रक्रियाओं द्वारा वस्त्र तैयार किए जाते हैं। तो हमने समझा कि धागे से कैसे वस्त्रों का निर्माण होता है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि जांतव रेशे कैसे प्राप्त होते हैं, कौन कौन से स्रोत हैं और उनसे वस्त्रों का निर्माण कैसे होता है, और संश्लेषित रेशों के बारे में भी चर्चा की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।